दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 6 एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या तो फिर एकात्मक सरकार से आप क्या समझते हैं, या तो फिर एकात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और फिर इसका हम लोग जानेंगे विशेषता, गुण और दोष। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन एकात्मक शासन व्यवस्था ना पूछ करके संघात्मक शासन व्यवस्था पूछेगा, तो भी आप आंसर दे दोगे। अगर इस एकात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ लोगे तो जस्ट इसका उल्टा है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो बस एकात्मक शासन व्यवस्था देख लो, बस इसी के जैसा आपको संघात्मक शासन व्यवस्था भी लिखना है। ठीक है, तो देखो मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो अर्थ जानेंगे वो एकात्मक शासन व्यवस्था का जानेंगे। ठीक है, तो एकात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो देखो, एकात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है और सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार की इच्छा पर होती है। देखो, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, जो हमारा पूरा देश चलता है वो दो सरकार पर चलती है। ठीक है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। जैसे मैं अपना का बात करूँ तो केंद्र सरकार हमारा हो गया प्रधानमंत्री, और राज्य सरकार हमारा हो गया जो मुख्यमंत्री होता है हर एक राज्य में, वो हो गया। ठीक है, तो हमारा देश में जो है वो एकात्मक नहीं है, संघात्मक है, जहाँ पे दो सरकार होती है। एक केंद्र सरकार यानी कि ऊपर लेवल पर प्रधानमंत्री, और उससे नीचे लेवल पर हर एक राज्य में होता है हमारा मुख्यमंत्री। तो दो सरकार मिल करके ही पूरा देश को चला पाती है, क्योंकि इतना बड़ा जो देश है वो सिर्फ अगर सरकार चाहेगी प्रधानमंत्री चलाना तो नहीं चला पाएगी। ठीक है, तो जब दो सरकार होती है तो उसको संघात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। और जिस देश में एक ही सरकार होती है, सिर्फ केंद्र सरकार, यानी कि अगर सिर्फ प्रधानमंत्री ही होगा, ये मुख्यमंत्री वगैरह कोई नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ सरकार चलाएगा, प्रधानमंत्री ही चलाएगा, एक ही आदमी चलाएगा, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, और जो एक ही सरकार रहता है, उस जैसे हमारा एक ही सरकार रहेगा प्रधानमंत्री, तो उसको हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो जब एक ही सरकार होती है और पूरा देश को चलाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। ये ज़्यादातर वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे छोटे छोटे देश होते हैं। ठीक है, जो छोटे देश होते हैं। ठीक है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियाँ, मतलब संविधान के द्वारा शासन करने का जो संपूर्ण शक्ति होता है वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार में ही निहित कर दी जाती है। मतलब देश को चलाने के लिए जो संविधान की ओर से जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वह दो सरकार के पास ना मिल करके सिर्फ एक ही सरकार को मिलती है, यानी कि सिर्फ केंद्र सरकार को, इसमें राज्य सरकार नहीं होती है। ठीक है, और सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार की इच्छा पर ही होती है। मतलब वो सारा शक्ति केंद्र सरकार को मिला हुआ है, अब वो जैसे चलाना चाहेगा देश वैसे ही चलाएगा। ठीक है, लेकिन जब दो सरकार होती थी ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो हर एक कानून को बनाने से पहले केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री राज्य सरकार वाले मुख्यमंत्री से पूछ लेते थे कि ये काम करना क्या उचित रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे पेट्रोल का भी कीमत अगर सरकार हमारा बढ़ाती है प्रधानमंत्री, तो राज्य सरकार से पूछ करके बढ़ाती है। अगर राज्य सरकार नहीं बोलेगी तो वो नहीं बढ़ा सकती है। ठीक है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है, नहीं कि केंद्र सरकार के पास होता है। वो चाहेगी तो बढ़ा भी सकती है, वो चाहेगी तो घटा भी सकती है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस शासन व्यवस्था में सिर्फ एक ही सरकार होती है, केंद्र सरकार, और उसी के हाथ में सारा शक्तियाँ होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, फर्स्ट में आपको कुछ अच्छा रखना है, बाकी उसी से रिलेटेड चढ़ा बढ़ा करके आपको बीच में कुछ भी लिख देना है। ठीक है, आगे है इसी पॉइंट में मैंने लिखा कि शासन की संपूर्ण सत्ता एक केंद्र सरकार में ही होती है। इसमें जो शासन करने की जो पूरा शक्ति होता है वो किस में होता है? एक ही सरकार में होती है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार में ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि स्थानीय सरकारों की शक्तियाँ केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। अब ये स्थानीय सरकार क्या हो गया? जैसे देखो, जो जिला परिषद हो गया, हमारा मुखिया हो गया, पंचायत समिति, ये सब जो छोटे छोटे रहते हैं ना, जो छोटे छोटे ये हमारा मंत्री लोग रहते हैं, छोटे छोटे, इसको सरकार बोल लो। ठीक है, ये सरकार ही माना जाएगा, बट छोटे छोटे स्थानीय सरकार। तो ये सब फिर कैसे चलेंगे? तो ये सब हमारा उन्हीं के आदेश पर चलेंगे, यानी कि केंद्र सरकार के आदेश पर ही चलेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे दो सरकार होती थी, ये संघात्मक शासन व्यवस्था होता था, वहाँ पे क्या जो हमारा मुख्यमंत्री होता था या तो फिर जिला परिषद होता था, क्या वो सब प्रधानमंत्री की बात सुनते थे? नहीं, वो राज्य मंत्री का यानी कि राज्य सरकार का बात सुनते थे। ठीक है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में तो राज्य सरकार होता ही नहीं है, तो ये सब किसका बात सुनेंगे? ये सब सीधे बात सुनेंगे प्रधानमंत्री का, यानी कि जो छोटे छोटे
अब ये मत समझना कि सिर्फ पूरा देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार ही होगा तो और कोई सरकार होगा ही नहीं होगा। छोटे छोटे होंगे तभी तो देश चलेंगे ना। लेकिन जो मेन होता था हर एक राज्य में मुख्यमंत्री, वो सिर्फ हट जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे रहता है हमारा मुखिया रहता है, पंचायत समिति रहता है, जिला परिषद रहता है, ये सब रहता है, वो सब मंत्री रहेंगे। लेकिन अब ये सब जो छोटे छोटे मंत्री वो किसका बात मानेंगे? राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का बात मानेंगे, ठीक है। तो स्थानीय सरकार यानी कि वही जो छोटे छोटे सरकार है, मुखिया और पंचायत समिति, ये सब, ठीक है। तो स्थानीय सरकारों की जो शक्तियाँ वो किस पर डिपेंड है? वो अब केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है, ठीक है, ना कि हमारा अब ये राज्य सरकार पर, क्योंकि राज्य सरकार तो होगा ही नहीं। तो ये सारा शक्तियाँ इनको कहाँ से मिलेगा? स्थानीय सरकारों को इन लोगों का आदेश कहाँ से मिलेगा? तो इस सबको मिलेगा केंद्र सरकार से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसका अर्थ। अब देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था का परिभाषा। तो कुछ विद्वानों ने इसका परिभाषा दिया। पहला विद्वान कौन सा है? डायसी के अनुसार, ये पहला विद्वान है, ठीक है, डायसी के अनुसार। तो देखो क्या कहा गया, ठीक है। अब जिनका एक ही आज ही एग्जाम है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर आप इस पॉइंट को नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर कौन सा विद्वान ने क्या परिभाषा दी अगर नहीं लिख पा रहे हो तो बस अब आगे सीधे चल जाना, ठीक है, इसको छोड़ देना। अब देखो डायसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति द्वारा सर्वोच्च सत्ता को प्रयोग करना ही एकात्मक शासन है। मतलब डायसी ने क्या कहा कि केंद्रीय शक्ति द्वारा सर्वोच्च सत्ता को प्रयोग करना ही एकात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें केंद्र शक्ति ही होती है, केंद्र सरकार ही होती है। और जब केंद्र सरकार सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करेगा यानी कि शक्तियाँ का प्रयोग करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगी? एकात्मक शासन कहलाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद दूसरा है गार्नर के अनुसार से, ठीक है, ये भी दूसरा विद्वान है, इसने क्या कहा तो देखते हैं कि गार्नर ने क्या कहा। तो गार्नर के अनुसार से जब सरकार की सारी शक्तियां संविधान द्वारा एक ही केंद्र सरकार को दे दी जाए, मतलब सारी शक्तियां, देश का सारा शक्तियां संविधान द्वारा एक ही सरकार को दी जाती है, सिर्फ केंद्र सरकार को ही, और उसी से फिर स्थानीय सरकारों को भी अपनी शक्तियां प्राप्त होती है। आखिर स्थानीय सरकार छोटे छोटे सरकारों को शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? उसको आदेश कौन देता है? तो केंद्र सरकार ही देता है ना। तो सारा शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में चल जाती है, फिर केंद्र सरकार छोटे छोटे स्थानीय लोगों को अपना शक्ति देता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। ये एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू है? तो ब्रिटेन में, फ्रांस में आदि जगहों पर एकात्मक प्रणाली लागू है, ठीक है। अब देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। अब यहाँ पे देखो मैंने डॉट 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 दे दिया है, तो बस आपको ये लाइन याद रखना है, बस आपको पॉइंट याद रखना, बाकी उसको एक्सप्लेन कर देना अपने से। पहले आपको लिखना संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में, और इसके नीचे फिर आपको अंडरलाइन करना और इसके बारे में एक्सप्लेन करना जो भी आप जानते हो, ठीक है। एग्जामिनर बस आपका पॉइंट देखेगा, ठीक है, और देखेगा कुछ एक्सप्लेन किया, नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इधर आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर देना, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट लिखना है संपूर्ण शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में। इसका पहला विशेषता यह होता है कि जो सारा शक्ति होता है ना वो सिर्फ एक ही सरकार में होती है, केंद्र सरकार में, और इसके अलावा दूसरा किसी भी सरकार में, मुख्यमंत्री में इस समय शक्तियां नहीं जाती है, सिर्फ पूरा का पूरा शक्ति केंद्र सरकार में ही जाती है। पहला विशेषता हो गया। दूसरा है संविधान द्वारा शक्ति विभाजन नहीं, यानी संविधान किसी दो सरकार को शक्ति नहीं देती है, सिर्फ इसमें एक ही सरकार रहती है। तो सरकार जो संविधान द्वारा होता है वो सिर्फ एक ही सरकार को पूरा शक्तियाँ दे दी जाती है। अगर केंद्र सरकार भी होती, राज्य सरकार भी होती तो हमारा संविधान दोनों को शक्ति देती, दोनों में बांटती शक्ति, लेकिन नहीं, सिर्फ इसमें केंद्र सरकार रहेगी। तो संविधान हमें सिर्फ एक ही सरकार में क्या करेगी? शक्तियाँ को बांटेगी। इसीलिए लिखा गया संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन नहीं, मतलब संविधान जो है ना वो शक्तियों का विभाजन नहीं करती है, शक्तियों को बांटती नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही को सिर्फ देती है। तीसरा एकहरी नागरिकता, इसमें नागरिकता एक ही होते हैं। जैसे हम लोग अगर देखो इसमें ये भी एक फायदा होती है कि जब एकात्मक शासन व्यवस्था होता है ना तो उसमें जैसे हम अपने ही झारखंड राज्य के हैं, ठीक है, तो यहाँ का नागरिक हो गए हम। अब हम जब दूसरे स्टेट चल जाते हैं तो वहाँ का नागरिक हो जाते हैं, अगर हम तीसरे स्टेट चल जाते हैं तो वहाँ का नागरिक हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप एक ही नागरिक हो, चाहे आप झारखंड में हो चाहे दूसरे स्टेट में हो, ठीक है, चाहे दूसरे राज्य में हो, आप एक ही नागरिक अलग हो। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा देश को चलाने वाला सिर्फ एक ही सरकार है, केंद्र सरकार। जब राज्य सरकार होती थी, जैसे झारखंड का अलग सरकार, वहाँ का अलग सरकार, तो हम लोग यहाँ पे रहते थे तो झारखंडी हो जाते थे, दूसरा राज्य जाते थे तो वहाँ का हो जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, एकहरी नागरिकता, हम एक ही नागरिक रहेंगे, ठीक है, यहाँ रहें चाहे कहीं भी चल जाएं, मेरा नागरिकता का वैल्यू एक ही रहेगा सिर्फ, ठीक है, एक ही नागरिक।
उसके बाद एक ही संविधान। अब जब पूरा देश को चलाने के लिए, वैसे अगर देखो जहाँ पे दो सरकार होती है वहाँ भी, और जहाँ पे एक सरकार होती है वहाँ पे भी लगभग एक ही संविधान होता है, ठीक है। क्योंकि एक ही सरकार रहेगा तो एक ही संविधान होगा, निश्चित सी बात है। जब एक ही सरकार होगा तो एक ही संविधान होगा, ठीक है। तो ये आपका 4 पॉइंट मैंने दिए विशेषता में, ठीक है। अब कुछ 5 पॉइंट हम आपको देंगे गुण में, फिर 5 पॉइंट देंगे इसका दोष में। तो फिर लिखना है एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण। कोई भी अगर एकात्मक से रिलेटेड आएगा तो आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण क्या है? तो पहला गुण है राष्ट्रीय एकता। जब एक ही सरकार होगा ना तो राष्ट्रों के बीच एकता बढ़ेगा, सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे। ये कभी लोग नहीं सोचेंगे कि चलो मैं अपना राज्य में हूँ तो मैं अपना राज्य के बारे में सोचेंगे, दूसरा राज्य के लोगों को मारेंगे या तो फिर उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग मिलकर रहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय एकता रहता है, सभी लोगों के बीच एकता बना रहता है, ठीक है। दूसरा, संकट काल के लिए उपयुक्त। अब देखो मान लो कि हमारे देश में कोई संकट काल स्थिति आ गया है, ठीक है। तो उस टाइम हमारा केंद्र सरकार जब कोई भी चीज़ों का निर्णय फटाक से ले लगा, ये नहीं कि राज्य सरकार को पूछेगा कि ये शक्तियाँ या तो फिर ये नियम कानून होना चाहिए, क्या ये बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, कोई भी पूछने की जरूरत नहीं। तुरंत केंद्र सरकार अगर संकट आ गया हमारे देश पर तो तुरंत वो निर्णय ले लेगा, ठीक है। तो निर्णय लेने में आसान होता है जब एक सरकार होती है तो, नहीं तो अगर दो अलग अलग सरकार रहेगी तो सबको पूछना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फायदा होता है। तीसरा, लचीला शासन। अब यहाँ पे देखो लचीला भी हो जाता है, ये कठोर नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जब एक ही सरकार रहेगी ना तो वो ज़्यादा टाइट नहीं हो पाती है, इसलिए ये लचीला शासन हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर 2 सरकार 3 सरकार 4 सरकार बहुत सारे सरकार रहेंगे तो कठोर बना रहता है, ठीक है। चौथा है शक्तिशाली शासन। अब देखो एक ही सरकार रहेगा ना तो वो शक्तिशाली रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी सारा देश का चलाने का उसी के पास अधिकार है, तो कहीं ना कहीं वो शक्तिशाली ही रहेगा, ठीक है। तो ये शक्तिशाली शासन वो भी रहते हैं। 5वां है छोटे देशों के लिए उपयुक्त। और ये एकात्मक जो शासन व्यवस्था है ना वो छोटे देशों के लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदामंद होता है, ठीक है। क्योंकि छोटा देश होता है तो ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होता है, और कम खर्चीले में ये क्या हो जाता है, देश चल जाता है, ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे लागू होती है? छोटे देशों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली का दोष, किसमें क्या क्या दोष पाया जाता है। तो पहला दोष है केंद्रीय सरकार के निरंकुशता की संभावना। अब जब एक ही सरकार रहेगा ना तो ये संभावना बना रहता है कि वहाँ का जो सरकार है वो निरंकुश हो सकता है, लापरवाह हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा संभावना बना रहता है कि एक ही सरकार होने की वजह से वो जो चाहे उसके पास सारा शक्ति होती है, हो सकता है कि ऐसा संभावना लगा रहता है कि हो सकता है वो मनमानी करने लगे, उसके अंदर निरंकुशता का भावना आ जाए, ठीक है। तो ये डर लगा रहता है। दूसरा है केंद्र सरकार का अत्यधिक कार्यभार। अब जब वो एक ही सरकार है, सिर्फ केंद्र सरकार, तो पूरा देश का उस पर क्या हो जाता है, भार हो जाता है, और उस भार को झेल नहीं पाता है, ठीक है। तो उसका क्योंकि पूरा कार्यभार हो जाता है ना, उस पर पूरा देश का कार्य हो जाता है, तो ये भी एक दोस्त है कि सारा काम उसी के ऊपर चल जाता है, ठीक है। तीसरा है बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त। यानी कि अगर हम बड़े देश की में बात करें तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं चल सकता है, ये सिर्फ छोटे ही देश में चलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसका दोष है। चौथा है केंद्र सरकार का मनमानी का डर। अब ये भी डर लगा रहता है कि कहीं केंद्र सरकार मनमानी ना करे, क्योंकि अगर केंद्र सरकार गलती करता था तो हम लोग राज्य सरकार पर विश्वास होता था। बट अगर यहाँ पे राज्य सरकार हो गई नहीं तो केंद्र सरकार का मनमानी करेगा तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, तो उसका डर लगा रहता है। 5वां क्रांति का भय। और एकात्मक शासन व्यवस्था में जहाँ पे एक ही सरकार होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रांति, लड़ाई झगड़ा का माहौल देखने को मिलता है, ठीक है। अगर शांत रहेंगे तो बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन वहीं पर अगर थोड़ा भावुक हो गए, ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा लड़ाई का रूप ले लिया तो ये लड़ाई बहुत लंबा टाइम तक और बहुत दूर तक चल जाता है, ठीक है। फिर इसको शांत करना सरकार के लिए नामुमकिन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, गुण और दोष और विशेषता भी देखा, ठीक है। अगर आपका संघात्मक शासन व्यवस्था जाता है तो इसी का जस्ट उल्टा कर देना। एकात्मक शासन व्यवस्था में जहाँ पे मैंने बात कर रहा था एक सरकार का, वहीं पर अगर संघात्मक शासन प्रणाली लिया जाता है तो वहाँ पे आपको दो सरकार की बात करना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, ठीक है। चलो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था क्रांति का भय, तो अगर संघात्मक शासन व्यवस्था आ जाता तो इसका उल्टा कर देना, क्रांति का भय नहीं होता है। केंद्र सरकार का मनमानी का डर, तो इसमें केंद्र सरकार का मनमानी का डर नहीं होती है, ऐसा करके लिखना है, ठीक है। जहाँ पे लिखे बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त, वैसे वहाँ पे आपको लिखना है छोटे देशों के लिए उपयुक्त, ठीक है। बड़े देशों के लिए क्या होता है, अनुपयुक्त होता है, लेकिन छोटे देशों के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी और भी जो मैंने वीडियो बना दी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेक करो। सेमेस्टर 6 से रिलेटेड सारा वीडियो बना हुआ है, कोर 14 से रिलेटेड, जाकर के देख लो एक बार, डिस्क्रिप्शन चेक करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।